What will be the resistance of a resistor when the dissipated power and the current flowing through the resistor is 12 watt and 2 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। यानी पावर दे रखी है 12 वाट, यानी पावर यहाँ पर 12 वाट दे रखी है और करंट दे रखी है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछा तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा पावर डिवाइड बाई आई स्क्वायर, क्योंकि पावर होता है आई स्क्वायर आर, डिवाइड बाई आई स्क्वायर करेंगे तो आर बचेगा। तो पावर कितनी है? 12 डिवाइड बाई एम्पियर की करंट आई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर या 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 आंसर हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3। What will be the resistance of a cylindrical wire if the length, diameter and the resistivity of wire? तो लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दे रखी है यहाँ पर। हमें क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। रो यानी रेजिस्टिविटी दे रखी है 4, रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है 0.4, लेंथ दे रखी है यहाँ पर 4 मीटर, डिवाइड बाई एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? डायमीटर दे रखा है 0.2। 0.2 का हम अगर डायमीटर है तो 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी? रेडियस आएगी, तो आ जाएगा 0.01। 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आ जाएगा 0.1। 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01 आता है, तो ये 0.01 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 50.90 ओम। इसका मतलब 51 ओम के आसपास आएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर ऑफ लैंप 220 वाट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप determine the power of lamp 220 watt 220 volt when the resistance of lamp is 100 ohm। तो रेजिस्टेंस दे रखा है और पावर दे रखी है, यानी कि हमें पावर निकालनी है, और वोल्टेज दे रखा है। तो वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग पावर हम निकालें तो पावर क्या होगी? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि वी स्क्वायर होता है आई, बी की वैल्यू होती है आई आर, यानी आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पावर हो जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 100। तो दोनों से दो कट जाएगा, 22 का वर्ग क्या होगा? 484। तो 484 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे सारे। 8 और 8 दोनों का रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ओम। 4 ओम ये है, 4 ओम ये है, 4 और 2 ओम ये है, 8 है तो 10 ओम। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। बी डिवाइड बाई आई से हम निकालें वोल्टेज कितना है? 40 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 10। तो ये आ जाएगी 4 एम्पियर करंट। तो फाइनल वैल्यू करंट आ जाएगी 4 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिटरमाइन द क्रिटिकल करंट फॉर द वायर। Determine the critical current for a wire of a material that has diameter of 2 mm at 8 K if the critical temperature for the material is 12 K and the magnetic field is 6 into 10 की power 4। तो हम यहाँ पर निकालें क्रिटिकल। क्रिटिकल यहाँ पर हमें निकालना है क्रिटिकल करंट फॉर वायर निकालना है। तो क्रिटिकल करंट फॉर वायर निकालने के लिए हम देखें, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या दे रखा है? क्रिटिकल टेम्परेचर हमें दे रखा है 12 केल्विन, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड है
तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एच नॉट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दे रखा है 6 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। और रेडियस जो दे रखी है यहाँ पर, रेडियस डायमीटर से हम निकालें 2 mm दे रखा है, तो 2/2 यानी कि 1 mm आ जाएगा। 1 mm को मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, क्रिटिकल करंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्रिटिकल करंट की वैल्यू क्या होगी? क्रिटिकल करंट का फार्मूला होता है एच सी, क्रिटिकल करंट इक्वल टू एच नॉट, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और कोष्टक चालू 1 - के T/Tc, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर डिवाइड बाई क्रिटिकल टेम्परेचर का स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁴, और 1 - के टी, टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर 8 है यहाँ पर, 8 के व्यास पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 8 है, तो 1 - 8/12 का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे हम ये वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, यानी एच सी की वैल्यू आएगी 333333.3 एम्पियर पर मीटर। अब क्रिटिकल करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्रिटिकल करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π/Sc, क्रिटिकल करंट की वैल्यू 2π/Hc, और 2π/Sc तो 2 × पाई का मान है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1 × 10⁻³ इंटू एस सी की वैल्यू यहाँ पर ही आई है 3333.3, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 209 एम्पियर के आसपास। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 209 एम्पियर, 209 या 207 एम्पियर, 209 के आसपास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वोल्ट एंड 5 ओम लोड। तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यानी वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? जैसे P = V²/R होता है, तो वोल्टेज की वैल्यू होती है √P × R। पावर दे रखी है यहाँ पर √500 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यह आ जाएगा 2500। 2500 का अंडर रूट निकालेंगे तो 50 वोल्ट आ जाएगा, तो 50 वोल्ट आंसर है, 50 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, there are n resistance, each are connected in parallel having the value of R with the equivalent resistance of X. What will be the total resistance when these n resistance are connected in series? तो हम यहाँ पर निकालें कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x दे रखा है, यानी 1/x इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn तक जा रहा है ये। इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या आ रही है? n/R, क्योंकि R कॉमन ले लिया। सारे रेजिस्टेंस R की वैल्यू के हैं, तो n/R आएगी, यानी R की वैल्यू क्या आ गई? nx। ये तो पैरेलल में है। अब इसको सीरीज में जोड़ें, तो सीरीज में क्या होगा? R इक्विवेलेंट होता है सीरीज में n × R। तो हम दोनों से हम देखें R इक्विवेलेंट है, यहाँ पर n × x है, यहाँ पर n × R है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? n² × x। तो ये वैल्यू हो जाएगी R इक्विवेलेंट की। तो ये आंसर हो जाएगा n² × x। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट 0.5 kWh। तो 0.5 kWh के इक्विवेलेंट कौन सा है यहाँ पर? तो 0.5 kWh के इक्विवेलेंट हम निकालें तो 1 किलोवाट आवर होता है
अगर हम बात करें आवर होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो 1000 वाट इंटू 1 आवर को लिख सकते हैं हम 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 वाट सेकेंड हो जाएगा। जूल में हम निकाल रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर होगा 360,000। 360 के 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर 4। ये जूल होगा। अब 0.5 पूछा, 0.5 में 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 18, 180, 4 जीरो के आसपास। तो ये आंसर हो जाएगा 4 जीरो जूल, यानी कि ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, बी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 2 ohm circular wire when the length and diameter of wire are 10 meter and 0.8 मीटर। तो लेंथ दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर और डायमीटर दे रखा है 0.8। इसके अकॉर्डिंग हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, पहले रेजिस्टिविटी निकालेंगे। रेजिस्टिविटी 1//रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले रेजिस्टिविटी निकालेंगे और रेजिस्टिविटी निकाल के 1//रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फार्मूला होगा यहाँ पर जैसे कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। अब R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2 ओम है, एरिया यानी पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 0.8, तो आर की वैल्यू होगी 0.4। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई लेंथ की वैल्यू 10 मीटर, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगी रेजिस्टिविटी। यहाँ पर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 0.10048 ओम पर मीटर। रेजिस्टिविटी आने के बाद में कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होगी 1//रेजिस्टिविटी। तो 1//रेजिस्टिविटी करेंगे तो हम ये वैल्यू हो जाएगी 1//0.10048। तो दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 9.952 मेहो पर मीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 10 मेहो पर मीटर। तो ये 10 मेहो पर मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी की इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इसमें मेजर किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मेगा ओम में। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर किया जाता है। और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत है। और चालक का प्रतिरोध पदार्थ के पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। चालक का प्रतिरोध दबाव पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है। दबाव पर, प्रेशर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। बाकी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर का मटेरियल कैसा है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो रेजिस्टिविटी को बताने का काम करता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दी करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो करंट हमेशा समान रहती है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में वैल्यू समान रहेगी। नेक्स्ट देखें, जो यूनिट होती है जैसे कि सीमेंस, जो यूनिट होती है किसकी यूनिट है, सीमेंस। तो सीमेंस यूनिट है वो कंडक्टेंस की, या हम कह सकते हैं कि सीमेंस यूनिट कंडक्टेंस की यूनिट है सीमेंस। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर
when the value of current that flow through the conductor is 2 ampere and the potential difference between the end of the conductor is 40 volt। यानी करंट दे रखी है यहाँ पर 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर 40 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, यानी कि कंडक्टेंस की वैल्यू निकालें। कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। आई डिवाइड बाई वी यानी 2 डिवाइड बाई 40, तो ये आ जाएगा 0.05। ये हो जाएगी हमारी कंडक्टेंस। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर वेयर when the diameter and the conductivity of wire, यानी डायमीटर दे रखा है 0.6, कंडक्टिविटी दे रखी है 12। कंडक्टिविटी से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, तो कंडक्टिविटी से रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 12, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 12। और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इससे निकाल लेंगे हम। तो रो की वैल्यू आ गई 1 बाई 12, लेंथ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.6 मीटर डायमीटर दे रखा है, 14 मीटर लेंथ दे रखी है, तो 14 आ जाएगा डिवाइड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो पाई डी स्क्वायर डायमीटर दे रखा है यहाँ पर 0.6 डिवाइड बाई 4, इससे भी निकाल सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4.17 के आसपास। नेक्स्ट देखें, जैसे कि what will be the value of current drawn from 4 volt battery when a wire of 20 ohm resistance is stretched to double its original length, then cut into two equal parts and these equal parts are connected in parallel with the battery। तो 4 वोल्ट की बैटरी के साथ में किया हुआ है, तो 4 वोल्ट की बैटरी के साथ में किया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें, सबसे पहले इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल कर दिया यानी 2 का स्क्वायर इंटू ऑल रेजिस्टेंस 20, तो ये हो जाएगा 80 ओम के आसपास। 80 को तोड़ के डबल डबल यानी 40 कर दिया, तो आर इक्वलेंट आ जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 80, तो ये 2 से यानी 20 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस हमारा आर इक्वलेंट। अब आर इक्वलेंट आ गया 20 ओम हमारा, हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी आर इक्वलेंट आ गया है, तो करंट वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू वी डिवाइड बाई आर इक्वलेंट। वी कितना है 4, आर इक्वलेंट कितना है 20, तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। 0.2 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द हीट डिसिपेशन थ्रू द कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। तो कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 5 सेकेंड के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम निकालना है हीट डिसिपेशन की, तो हीट डिसिपेशन का फार्मूला क्या होता है, हीट डिसिपेशन का फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर क्या है 10 ओम इंटू टी क्या है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू यानी H डिसिपेशन आ जाएगा 50 जूल। तो एच क्यू इक्वल टू 50 जूल्स। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज, कंडक्टर्स पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ऑन ए कंडक्टर है, वो क्या करता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि कंडक्टर पर जो फोर्स होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। इनक्लोजर ऑफ मोटर इज मेड फ्रॉम, तो मोटर के जो इनक्लोजर यानी संगणक होते हैं वो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं इनक्लोजर।
नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर व्हेन द पावर डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर इज 40 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 100 वोल्ट। यानी पावर दे रखी है 40 वाट, वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस करंट पूछी है, वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू, पावर होती है हमारी आई स्क्वायर आर, वोल्टेज होता है हमारा आई आर। तो आई स्क्वायर आर में आई आर का भाग देते हैं, यानी कि 40 में 100 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 0.4 के आसपास। तो 0.4 आंसर हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। नेक्स्ट देखें, जैसे कि what will be the length of a 10 ohm wire when the resistivity of wire is 0.1 ohm and the diameter of wire is 0.5 मीटर। तो लेंथ पूछी है यहाँ पर, लेंथ कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ पूछी है तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू ए डिवाइड बाई रो। R की वैल्यू क्या है 10 ओम, पाई आर स्क्वायर से हम निकालें। यहाँ पर क्या दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है वायर का, तो एरिया लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर, यानी पाई 3.14 इंटू डी स्क्वायर, डी की स्क्वायर की वैल्यू यानी 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू रो की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है रेजिस्टिविटी की 0.1 ओम। इससे हमारी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ कितनी कैलकुलेट होगी, यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट होगी 19.625, यानी ये आंसर आएगा 19.625। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टू वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हैव इक्वल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, what will be the resistivity of wire that has low value of resistance if the other wire is 3 ohm, if the other wire is 3 ohm, तो resistance of first wire is 3 times the resistance of other, यानी एक 3 ओम का है, एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा है यहाँ पर, जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो हम देखें दोस्तों, एरिया दोनों का सेम है, तो एरिया दोनों का सेम है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो पहली रेजिस्टिविटी होगी वो होगी R1 इंटू ए वन डिवाइड बाई L1। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी सेकेंड वायर की जो होगी वो होगी R2 इंटू A2 डिवाइड बाई L2। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे रो टू डिवाइड बाई रो वन निकालें हम, तो रो टू डिवाइड बाई रो वन इक्वल टू R2 इंटू A2 डिवाइड बाई L2, ये L1 ऊपर चला जाएगा, R1 इंटू A1। तो इसके अकॉर्डिंग रो टू डिवाइड बाई रो वन की वैल्यू दे रखी है 3 ओम पर मीटर, यानी प्रतिरोधकता दे रखी है। जैसे रो टू डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा, R2 इंटू A2 डिवाइड बाई L2 इंटू L2 है L1 की वैल्यू। तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है R1 की वैल्यू है वो 3 टाइम्स R2 है, यानी R2 से ज़्यादा है। L1 इक्वल टू L2 है और A2 इक्वल टू A1 है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि ये भी L2 हो जाएगा, L2 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 3R2 है, तो 3R2 इंटू A1 आ जाएगा। तो इससे हम निकालेंगे तो रो टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो टू की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 3, यानी कि 1 ओम पर मीटर, ये कैलकुलेट होकर निकलेगी। नेक्स्ट हम देखें, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ये बल्ब 1 और बल्ब 2 के लिए है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से निकाल सकते हैं, यानी आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर। तो इसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 40, तो ये आ जाएगा 40 ऊपर वाला रेजिस्टेंस
नीचे वाला निकाले हम 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, तो 20 से कटेगा 2 बार, 80 आ जाएगा नीचे। 40 और 80 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 40 इंटू 80 डिवाइड बाई 120, तो ये कट जाएगा 3 बार, यानी 80 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। 80 डिवाइड बाई 3 की वो सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 36 18, 2 बचेगा, यानी 26.66 ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा 26.66 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इनफाइनाइट होगा। What will be the value of critical current through a wire that has diameter of 4 meter and 10 K if the critical temperature of material, if the critical temperature of material is 20 K and magnetic field strength is 2 into 10 की power 30, 2 into 10 की power 3। तो यहाँ पर हमें इससे क्या पूछा, क्रिटिकल करंट की वैल्यू पूछी है, तो क्रिटिकल करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है SCR इक्वल टू HC0 यानी इनिशियल 1 माइनस के T डिवाइड बाई TC का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग निकालें, SC0 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 3, 1 माइनस के 10, नॉर्मल टेम्परेचर कितना दे रखा है 10, और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अब क्रिटिकल करंट की वैल्यू निकालें, यानी IC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई R क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगी IC की वैल्यू 6 इंटू पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर IC की वैल्यू, क्रिटिकल करंट की वैल्यू 18.84, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, इन द फिगर शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल, तो AB टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये दोनों सीरीज में कितने हो जाएंगे 12, तो इसका मतलब ये 12 ओम हो जाएंगे, 12 और 6 पैरेलल में है, तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, ये 3 बार कट जाएगा, 3 से 12 4 बार, यानी 4 ओम आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये दिया हुआ है एक हॉट वायर सप्लाई, ए हॉट वायर सप्लाइज 100 kilojule in 10 minutes. What will be the potential difference across the wire when the current is 2 ampere? तो वोल्टेज पूछा है, और हॉट वायर सप्लाइज 100 kilojule in 10 मिनट, तो 10 मिनट में 100 kilojule दे रखा है, यानी H की वैल्यू 100 kilojule दे रखी है, तो H इंटू H इक्वल टू हो गया 100 इंटू 10 की पावर 3 जूल, और करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग निकाले हम, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, H इक्वल टू क्या होगा V इंटू आई इंटू टी, और H की वैल्यू क्या होती है, या भी हम बोल सकते हैं P इंटू टी यानी पावर इंटू टी, और पावर की वैल्यू क्या होगी H डिवाइड बाई टी। पावर की वैल्यू होगी H डिवाइड बाई टी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब पावर की वैल्यू H डिवाइड बाई टी होगी, H दे रखा है 100 इंटू 10 की पावर 3, और T की वैल्यू क्या है 10 मिनट, तो को सेकंड में बदला तो 60 का भाग दे दिया, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर, ये पावर होगी, वोल्टेज हो जाएगा P डिवाइड बाई आई, पावर हमारे पास में है, पावर यहाँ से निकाल रहे हैं, जैसे कि कैंसिल आउट किया, 6 से इसको 1000 में 6 का भाग दिया, कितना आया, ये वाले 1006 का भाग दिया, 500 डिवाइड बाई 3 आ गया,
तो ये आ जाएगी पावर 500 डिवाइड बाई 3 और करंट की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। तो 6 का भाग दे देंगे 500 में तो ये आ जाएगा 83.33 वोल्ट। 83.33 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज 2%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो लेंथ अगर 2% इंक्रीज हो गई तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो परसेंटेज चेंज भी यहाँ पर जैसे कि लेंथ हमारी हम देखें, नई चेंज लेंथ क्या हो जाएगी एल प्लस के 12 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2% इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये आ जाएगी 1.02 लेंथ आ जाएगी नई। और इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? रेजिस्टेंस में चेंज हम निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो 1.04 होगा, क्योंकि नया रेजिस्टेंस जो आएगा 1.04 आएगा। तो 1.04 और पहले जो रेजिस्टेंस था उसमें और इस रेजिस्टेंस में क्या अंतर है? 0.04 का अंतर है। तो 0.04 डिवाइड बाई आर इंटू 100 से निकालें हम तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा निकल जाएगा यहाँ पर, यानी 4%। और ये हम निकाल सकते हैं 4%। ये दूसरा मेथड ये है कि जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? एन का स्क्वायर इंटू ऑल रेजिस्टेंस। अब एन का स्क्वायर यानी 2% चेंज हो रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू ऑल रेजिस्टेंस। 2 का स्क्वायर इंटू ऑल रेजिस्टेंस मतलब कि 4 टाइम्स आर ओल्ड, यानी ऑल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी 4% यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर 2% लेंथ इंक्रीज करें तो 4% रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन फ्लो 50 ओम एंड 4 वाट रजिस्टर। वो मैक्सिमम सेफ करंट कितनी होगी? तो करंट की वैल्यू निकालें हम, जैसे पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू निकालेंगे हम तो आ जाएगा अंडर रूट पी डिवाइड बाई आर। पावर कितनी दे रखी है? पावर यहाँ पर निकालें तो पावर यहाँ पर दे रखी है 4 वाट और रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम। 4 डिवाइड बाई 50 तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 25 × 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी करंट की वैल्यू 0.28 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, 3 bulb give 50 watt, 70 watt and 80 watt. Out of the 3 bulb, which bulb has thickness filament assuming all the bulb have tungsten filament of same length? तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? Which bulb has thickest filament, यानी सबसे मोटा फिलामेंट कौन सा है, किसका है? तो जो 18 वाट का बल्ब होगा उसका फिलामेंट सबसे मोटा होगा। अगर हम बात करें कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, पावर। तो जिस बल्ब का वाट जो अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, हम कह सकते हैं। और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी मोटाई अधिक होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी मोटाई ज़्यादा, और जिस बल्ब का वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक ग्राफ दिखा रखा है, इसमें तापमान गुणांक ज्ञात करना है। जैसे इसमें हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर का गुणांक ज्ञात करना है, अल्फा नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम डेल टी। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। आर टी क्या है 60 इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू क्या है 30, यानी 30 से स्टार्ट हो रहा है 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है।
अल्फा टाइम 15 हो जाएगा ये। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.066 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 0.06 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में रिलेशन वो हो गया एक तरीके से एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में। ये पावर होगी, ये करंट होगी, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा इस तरीके से होगा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन। यानी पावर की वैल्यू होगी पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर के। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वो कहलाती है हमारी मोबिलिटी, क्योंकि जो वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू इंटू ई होगा, और वी डी यहाँ पर वेलोसिटी होती है, म्यू यहाँ पर मोबिलिटी होती है, और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि लेड का जो क्रांतिक टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द लीड, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द लेड बिलो विच इट शोज सुपर कंडक्टिविटी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके नीचे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है वो कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 7.2। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लेड 7.2 के होता है, और तापमान के नीचे ये जो 7.2 टेम्परेचर है इसके नीचे ये अति चालकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। 7.2 के नीचे सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा लेड। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूर टेम्परेचर ऑफ आयरन। क्यूर टेम्परेचर ऑफ आयरन कौन सा है यहाँ पर? तो क्यूर टेम्परेचर ऑफ आयरन है वो होगा 1073। ये क्यूर टेम्परेचर ऑफ आयरन केल्विन में होता है 1043 केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में होता है 770 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखें थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम मेक्स ऑफ विच ऑफ एक्ट टू क्रिएट हीट फ्लक्स बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो कौन से डिफरेंट टाइप के मटेरियल है? ये कहलाता है हमारा पेल्टियर इफेक्ट। Thermoelectric cooling system makes of which effect of to create this heat flux between the junction of two different types of material, that is called Peltier effect. Next देखें calculate the current flowing in the conductor when 5 into 10 की power minus 10 की power 19 electron are flowing per second through it. तो पर सेकंड यहाँ पर दे रखे हैं, इसका मतलब जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू होती है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्यू की वैल्यू n इंटू ई डिवाइड बाई टी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गुजर रहे हैं 5 इंटू 10 की पावर 19। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 × 80, यानी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एम्पियर आ जाएगी। तो ये 8 एम्पियर करंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एनालोगस टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की एनालोगस कौन सी टर्म है यहाँ पर? तो कंडक्टिविटी की जो एनालोगस टर्म कहलाएगी यहाँ पर वो कहलाएगी हमारी परमिटिविटी। ये कंडक्टिविटी की एनालोगस है, क्योंकि इसको कंडक्टिविटी को चालकता कहते हैं, और जो परमिटिविटी है पारगम्यता कहते हैं। चालकता इलेक्ट्रिक सर्किट का गुण है, इसकी यूनिट जो होती है कंडक्टिविटी की वो होती है मेहो पर मीटर, जबकि पारगम्यता है मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है, परमिटिविटी मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है।
और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। और पारगम्यता यानी कि परमिटिविटी है मैग्नेटिक सर्किट में, यह बताता है कि मैग्नेटिक मटेरियल से वायु की तुलना में कितना फ्लक्स गुजर सकता है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल से वायु की यानी एयर के कंपैरिजन में कितना फ्लक्स गुजर सकता है, उसको ये उस एबिलिटी को ये बताता है, परमिटिविटी के द्वारा बताया जाता है किसी भी मटेरियल की। नेक्स्ट हम देखें, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर। तो कौन सा फैक्टर है जो क्रिटिकल डेंसिटी को सुपरकंडक्टर को अफेक्ट करता है। तो वो है यहाँ पर जैसे कि पहला तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो क्रिटिकल डेंसिटी है सुपरकंडक्टर को इफेक्ट करता है। दूसरा टेम्परेचर है, ये भी इफेक्ट करता है यहाँ पर। तो क्रिटिकल डेंसिटी मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और तापमान प्रभावित करते हैं, क्योंकि अति चालक पदार्थ की अति चालक गुण को चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य और तापमान दोनों के द्वारा समाप्त किया जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी उसको समाप्त किया जा सकता है क्रिटिकल डेंसिटी को, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का जो गुण होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उससे भी को खत्म किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही अति चालक पदार्थ की क्रिटिकल डेंसिटी का प्रभावित करते हैं। अति चालक पदार्थ बहुत ही कम तापमान पर अपने रेजिस्टेंस को खोकर अनंत चालकता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी इन द सुपरकंडक्टर। तो क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर दोनों ही है, क्योंकि अगर हम क्रिटिकल करंट डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर देखें, क्रिटिकल करंट डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर वो होता है 2πr/hc, और hc की वैल्यू है वो हम लिखते हैं hc0 1 - t/tc का होल स्क्वायर, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। एच सी नॉट क्या है यहाँ पर, एच सी नॉट है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। दूसरा है टीसी है ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ट्रांसमिशन टेम्परेचर। तीसरी जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। और चौथी है रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिटरमाइंड बाय, मीटर की कंडक्टिविटी किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो मीटर की कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंसंट्रेशन एंड द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स कंसंट्रेशन एंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा मीटर की जो कंडक्टिविटी है वो डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट में भी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉल इफेक्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है। हॉल इफेक्ट हम यूज करते हैं डिटरमाइन द वेदर द सेमीकंडक्टर इज पी टाइप और एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर का ये पता लगाने के लिए पी टाइप है कि एन टाइप है, हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर हॉल प्रभाव का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि एन टाइप का है या पी टाइप का है। यह पदार्थ की चालकता और गतिशीलता का भी मापन करता है, यानी चालकता का भी मापन करता है और गतिशीलता का भी मापन करता है। कोई पदार्थ की गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इन दोनों को भी पता लगा सकता है। किसी भी अर्धचालक पदार्थ का हॉल स्थिरांक जो होता है विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई घनत्व और अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हॉल स्थिरांक जो आर एच की वैल्यू होती है, कोई पदार्थ की आर एच की वैल्यू वो कैसे मिलते हैं, आर एच की वैल्यू देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट पर यूनिट करंट डेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट करंट डेंसिटी डिवाइड बाई ट्रांसफर फील्ड स्ट्रेंथ नेक्स्ट हम देखें दी चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीज। तो कोरोना क्या इंक्रीज कर देता है यहाँ पर? कोरोना इंक्रीज द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। सो द चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीज इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। नेक्स्ट हम देखें इन ए ट्रांसमिशन लाइन the phenomena of rise on voltage at receiving end of the open circuit or under load condition is known as that is called Ferrant effect। तो रिसीविंग एंड की साइड जो वोल्टेज बढ़ता है उसको फेरेंट इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस की इकाई यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट होती है, यहाँ पर हम देखें कंडक्टेंस की यूनिट मेहो पर ओम होती है। नेक्स्ट हम देखें सर्किट में एक डिवाइस दे रखी है जैसे कि 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है इधर से और इधर से भी 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो ये डिवाइस डिलीवर कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है? प्लस से माइनस करंट जाती है, प्लस से माइनस में करंट इंटर कर रही है, यानी कि प्लस से इंटर कर रही है इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रही है, और प्लस से करंट बाहर निकल रही है इसका मतलब डिलीवर कर रही है। तो ना तो एब्जॉर्ब कर रही है ना डिलीवर कर रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 100 वाट यहाँ पर दे रहा है, जो डिवाइस ए है डिलीवर कर रही है 100 वाट, यानी कि पॉजिटिव से एंटर कर रही है तो मतलब डिलीवर कर रही है, क्योंकि डिवाइस भी है वो ले रही है करंट यानी एब्जॉर्ब कर रही है। क्योंकि डिवाइस में हम देखें दिशा है वोल्टेज की दिशा में है, जो भी वोल्टेज की दिशा है प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन है और प्लस से माइनस ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दे रहा है। जबकि डिवाइस बी में हम देखें वोल्टेज के विपरीत है, वोल्टेज की दिशा ये है और करंट की दिशा ये है, यानी कि माइनस से प्लस जा रही है, प्लस से माइनस में जाके, तो इसका मतलब ये ले रहा है यानी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा और ये यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट देखें टू बल्ब रेटिंग दे रखी है, एक तो दे रखी है 60 वाट 250 वोल्ट, एक दे रखा है 100 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सप्लाई ऑफ 250 वोल्ट इन ए रूम, बट विल बी द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो टोटल पावर क्या है? एक तो 60 वाट का है 250 वोल्ट, ये 60 वाट का है और ये 100 वाट का है। 60 वाट 250 वोल्ट, ये है 100 वाट 250 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें पी इक्विवेलेंट क्या होगी? इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, तो ये आ जाएगी 37.5 वाट, ये इक्विवेलेंट पावर आ गई। जब दोनों वोल्टेज रेटिंग सप्लाई वोल्टेज के समान नहीं है तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। अगर सप्लाई रेटिंग समान है तो ये सूत्र काम करता है, और सप्लाई रेटिंग समान नहीं है तो ये सूत्र काम नहीं करता है।